मुझे कुछ ही महीने हुए थे इस अपार्टमेंट में आए हुए और ये अपार्टमेंट बहुत ही शानदार था। यह 15 मंजिल की ऊंची इमारत थी। बाहर से देखने में साधारण अपार्टमेंट लगता था, लेकिन इसके अंदर के फ्लैट किसी बड़े बंगले से कम नहीं थे। मैं यहाँ एक 9वीं क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आती थी, क्योंकि यह इलाका डिफेंस कॉलोनी का था और यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग बहुत अमीर परिवारों से थे। जिस बच्चे को मैं पढ़ाने आती थी उसकी मंथली फीस मैंने उसकी माँ से 25,000 रुपये मांगी थी, और मुझे लगा था कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही फीस बता दी। लेकिन मुझे उस समय हैरानी हुई जब उसकी माँ ने बिना किसी चार्ट के तुरंत हामी भर दी। मैं कुछ देर तक उन्हें हैरानी से देखती रह गई। मैंने इंग्लिश में एमए किया हुआ है और वह बच्चा 9वीं क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मैं इस अपार्टमेंट से काफ़ी दूर एक साधारण इलाके में रहती थी। यहाँ तक आने के लिए मुझे 2 बसें बदलनी पड़ती थी। मेरी कोशिश रहती थी कि इसी अपार्टमेंट में मुझे 2-3 और ट्यूशन मिल जाएँ, ताकि मेरे घर की आर्थिक हालत थोड़ी बेहतर हो सके। यह ट्यूशन भी मुझे मेरी एक दोस्त ने दिलवाई थी, जो उसी बच्चे के स्कूल में टीचर थी, जहाँ वह पढ़ता था। मैं अपनी दोस्त का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। मेरी पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी, इसलिए मुझे किसी बड़े स्कूल में नौकरी नहीं मिल पाई थी। सुबह के समय मैं एक छोटे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी, जहाँ मुझे मुश्किल से 2,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी और मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई थे, जो भी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। हमारे पास कुछ छोटी दुकानें थीं, जिनसे थोड़ा बहुत किराया आ जाता था, और मेरी माँ भी बहुत समझदार और मेहनती औरत थी। वह घर को बहुत सँभाल कर चलाती थी। हम सब मिलकर जैसे-तैसे ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। लोग अक्सर कहते थे कि मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ, शायद इसी वजह से साधारण कपड़ों में भी मैं भीड़ में अलग नज़र आती थी। मैं शाम को उस बच्चे को पढ़ाने आती तो शुरू के 2-3 महीने सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएँ होने लगी। जब भी मैं लिफ्ट में जाती तो वहाँ पहले से 3-4 लड़के मौजूद होते। वे शायद इसी अपार्टमेंट के रहने वाले थे, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अजीब था। वे फैशन के नाम पर फटी हुई जीन्स और ढीली शर्ट पहनते थे, बालों को अलग-अलग स्टाइल में रखते थे और खुद को बहुत स्टाइलिश समझते थे। लेकिन उनके तौर तरीके देखकर मुझे उनमें कोई समझदारी नज़र नहीं आती थी। जब भी मैं लिफ्ट में चढ़ती, वे लोग ऊँची आवाज़ में गाने गाने लगते और हँसने लगते। उनकी बातें और हँसी मुझे बहुत असहज कर देती थी। मैं सिर झुकाकर खड़ी रहती और मन ही मन यही चाहती कि लिफ्ट जल्दी से जल्दी मेरे फ्लोर पर पहुँच जाए। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब भी मैं लिफ्ट में चढ़ती, वे चारों लड़के पहले से वहाँ मौजूद होते। अगर 1-2 बार ऐसा होता तो मैं इसे संयोग समझती, लेकिन अब यह रोज़ होने लगा था। जिस फ्लोर पर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, वह 8वीं मंजिल थी, इसलिए सीढ़ियों से जाना संभव नहीं था। एक दिन जब मैं लिफ्ट में गई तो मैंने उनमें से एक लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। उसके बाकी दोस्त पीछे खड़े हंस रहे थे। मैंने उसे घूर कर देखा तो वह और ज़्यादा मुस्कुराने लगा। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि लिफ्ट में मैं अकेली थी। कुछ ही पलों बाद लिफ्ट मेरे फ्लोर पर पहुंच गई। मैं तुरंत बाहर निकल गई। उस दिन मेरा मन पढ़ाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग बार बार उसी घटना की तरफ जा रहा था। किसी तरह 2 घंटे पूरे करके जब मैं वापस जाने लगी तो मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था। जब मैं लिफ्ट के पास पहुंची तो इस बार लिफ्ट के अंदर वही लड़का अकेला खड़ा था, जो अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराता था। उसके चेहरे पर अजीब-सा भाव था। मैंने एक पल सोचा कि लिफ्ट में जाऊँ या नहीं, फिर मैंने कदम पीछे खींच लिया और इंतज़ार करने लगी कि वह पहले नीचे चला जाए, लेकिन उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खुला ही रखा और बोला, "अगर आपको नीचे जाना है तो आ जाइए।" मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। फिर मैंने फैसला किया कि सीढ़ियों से जाना बेहतर होगा और मैं तुरंत मुड़कर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। मुझे लगा वह लड़का वहीं रह जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे पीछे से उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी और आखिरकार नीचे लॉन में पहुँच गई। वहाँ अपार्टमेंट का एक कर्मचारी और एक गार्ड खड़े थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उन्हें बताया कि कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सुनते ही गार्ड ने गंभीर होकर सिर हिलाया और कहा, "आप चिंता मत कीजिए, हम इस बात का ध्यान रखेंगे।" उस दिन मैं किसी तरह घर पहुँची, लेकिन मेरे मन में एक अजीब-सा डर बैठ गया था। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए उस अपार्टमेंट पहुंची तो मेरा मन में हल्की सी घबराहट थी। पिछले दिन की घटना बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं चाहती थी कि सब कुछ सामान्य हो जाए और मुझे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई, मैंने लिफ्ट की तरफ देखा और इस बार लिफ्ट बिल्कुल खाली थी। ये देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा और 8वीं मंजिल का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगी और मैं मन ही मन भगवान से यही दुआ कर रही थी कि आज का दिन शांति से गुजर जाए। कुछ ही पलों में लिफ्ट मेरे फ्लोर पर पहुंच गई और मैं जल्दी से बाहर निकलकर उस बच्चे के घर की तरफ बढ़ गई।
दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला और मुस्कुराते हुए मुझे अंदर बुला लिया। मैं हमेशा की तरह हॉल में बैठकर सोनू को पढ़ाने लगी। धीरे-धीरे मेरा ध्यान पढ़ाई में लग गया और मैं कुछ देर के लिए अपनी चिंता भूल गई। सोनू की माँ भी वहीं बैठी थी और वे मुझसे कहने लगी, तुम्हारे पढ़ाने के बाद सोनू की पढ़ाई में बहुत सुधार आया है। अब उसके टीचर भी उसकी तारीफ करने लगे हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरी मेहनत रंग ला रही थी। 2 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चला। जब पढ़ाई खत्म हुई तो मैं वापस जाने के लिए उठी, तभी मेरी नज़र हॉल में के दूसरे कोने पर पड़ी। वहाँ वही लड़का खड़ा था जिसे मैं कई दिनों से लिफ्ट में देखती आ रही थी। वह सोनू से बातें कर रहा था और उसकी माँ भी उसे बहुत अपनापन दिखाते हुए बात कर रही थी। उसने मुझे देखा तो हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान मुझे पहले से ज़्यादा अजीब लग रही थी। जैसे वह मुझे ये जताना चाहता हो वह कहीं भी आ सकता है और मुझे देखकर परेशान नहीं है। सोनू की माँ उससे कह रही थी कि शाम को ज़रूर आना, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर जाते-जाते एक बार मेरी तरफ देखा। मैं चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। वह बाहर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों आया था और उसका सोनू के घर से क्या संबंध था। मैं ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप नीचे जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। इस बार लिफ्ट में मैं अकेली थी, लेकिन जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी, अचानक एक फ्लोर पर रुक गई और दरवाज़ा खुलते ही वही चारों लड़के अंदर आ गए, जिनसे मैं पिछले कई दिनों से परेशान थी। उन्हें देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं तुरंत दरवाजे के पास खड़ी हो गई, ताकि अगर मौका मिले तो मैं बाहर निकल जाऊँ, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। वे चारों धीरे-धीरे हँस रहे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, बस यही चाहती थी कि लिफ्ट जल्दी से नीचे पहुंच जाए। तभी अचानक बिल्डिंग की बिजली चली गई और लिफ्ट बीच में ही रुक गई। कुछ पल के लिए पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। फिर उनमें से एक ने मोबाइल की टॉर्च जला दी। लिफ्ट में हल्की रोशनी फैल गई। उस पल मेरा दिल डर से भर गया था। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर बाहर मदद के लिए आवाज़ लगाने लगी, लेकिन लिफ्ट बंद थी और बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन लड़कों का व्यवहार मुझे और बेहसज कर रहा था। वे हंस रहे थे और एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। मैं लगातार दरवाजे पर हाथ मारकर मदद मांग रही थी। उसी अंधेरे और डर के बीच मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी पूरी बदल दी। उस रात उन्होंने मेरी इज़्ज़त और भरोसे दोनों को कुचल दिया। मैं न तो अपने हाथ खोल पा रही थी और न अपने मुँह से आवाज़ निकाल पा रही थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं खुद को सँभाल भी नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वे लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं बेबस पड़ी रही। मेरी ज़िंदगी जैसे एक पल में बदल चुकी थी। अगर मुझे अंदाज़ा होता उस समय की गई छोटी-सी बहादुरी का इतना बड़ा नतीजा होगा तो शायद मैं उस वक़्त चुप रह जाती। मेरी ज़िंदगी जैसे पूरी तरह बिखर चुकी थी और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड में लेटी हुई थी। गार्ड और बिल्डिंग के कर्मचारी मुझे देखकर घबरा गए थे। उन्होंने मुझे पानी दिया और धीरे-धीरे मैं सँभलने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस घटना ने मेरे अंदर एक गहरा डर बिठा दिया था। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं घर लौटी तो मेरी माँ ने मेरे चेहरे की हालत देखकर तुरंत पूछ लिया कि क्या हुआ? मैं कुछ देर तक चुप रही, लेकिन फिर मेरी आँखों से आँसू निकल आए और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी माँ सुनकर बहुत घबरा गईं। उन्होंने मुझे समझाया कि हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए क्योंकि सामने वाले लोग बहुत ताकतवर परिवारों से हैं। लेकिन मेरे दिल में उस दिन एक अजीब-सा दर्द और गुस्सा पैदा हो गया। मुझे महसूस होने लगा अगर मैं चुप रही तो ऐसे लोग हमेशा दूसरों को परेशान करते रहेंगे। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार-बार वही घटना मेरी आँखों के सामने घूम रही थी और मैं सोच रही थी आखिर एक लड़की की इज़्ज़त और सुरक्षा इस समाज में इतनी कमज़ोर क्यों है? अगले कई दिनों तक मैं डर और तनाव में रही, लेकिन धीरे-धीरे मेरे अंदर एक अलग तरह की ताकत पैदा होने लगी। मुझे लगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो इतना मजबूत बनना होगा कि किसी भी गलत इंसान के सामने झुकना न पड़े। उस घटना के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई थी। पहले मैं एक साधारण सी लड़की थी जो सिर्फ़ अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभाने और अपने भाइयों की पढ़ाई पूरी करवाने के बारे में सोचती थी। लेकिन अब मेरे अंदर एक अजीब-सा खालीपन और साथ ही एक आग भी पैदा हो गई थी। मैं कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाती थी। आँख बंद करती तो वही अंधेरी लिफ्ट, वही डर और वही बेबसी मेरे सामने आ खड़ी होती थी। मेरी माँ मुझे समझाती रहती कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए उस घटना को बोलना आसान नहीं थी। मोहल्ले में भी धीरे-धीरे लोगों को इस बात की खबर हो गई। लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, लेकिन ज़्यादातर लोग चुपचाप बातें करते रहते थे, जैसे गलती मेरी ही हो। ये सब देखकर मेरा दिल और ज़्यादा टूट जाता था। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, वहाँ भी कुछ दिनों बाद मुझे बुलाकर कहा गया कि अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। वजह कुछ और बताई गई, लेकिन मैं समझ रही थी कि असली कारण क्या था। उस दिन जब मैं घर लौटी तो मेरी माँ की आँखों में आँसू थे। उन्होंने कहा कि अगर हम ये शहर छोड़कर किसी और जगह चले जाएँ, तो शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं भागकर कहीं नहीं जाऊँगी। अगर
गलती मेरी नहीं है तो मुझे क्यों छिपना चाहिए। उस रात मैंने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार एक फैसला किया। अगले ही दिन मैंने पापा की उन दुकानों को बेचने का निर्णय लिया जिनसे मैं थोड़ा बहुत किराया आता था। मेरी माँ पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो कुछ बड़ा कदम उठाना ही होगा। उन दुकानों के पैसे से मैंने पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाना, घंटों तक पढ़ाई करना और अपने शरीर को मजबूत बनाना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन हर बार जब मैं थकने लगती तो मुझे वही घटना याद आ जाती और मेरे अंदर नई ताकत आ जाती। धीरे धीरे समय गुजरता गया और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मेरा चयन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हो गया। ट्रेनिंग का समय मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था। वहाँ हर दिन नए-नए चैलेंज होते थे। कड़ी मेहनत और अनुशासन के बिना वहाँ टिक पाना संभव नहीं था। लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ूँगी। जब भी कोई कठिन अभ्यास होता, मैं अपने मन में यही सोचती कि मुझे मजबूत बनना है ताकि भविष्य में किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकूँ। कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आखिरकार मैंने अपनी पोस्ट ज्वाइन कर ली। अब मैं वही लड़की नहीं रही जो कभी डर कर चुप हो जाती थी। अब मेरे पास कानून की ताकत थी और अपने कर्तव्यों को निभाने का हौसला भी। मेरी कोशिश रहती थी कि जो भी केस मेरे पास आए उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करूं। मेरे वरिष्ठ अधिकारी भी मेरे काम से खुश रहते थे क्योंकि मैं किसी भी मामले को हल्के से में नहीं लेती थी। एक दिन मुझे एक कॉलेज की लड़की से जुड़े मामले की जांच के लिए भेजा गया। जब मैं अस्पताल पहुंची तो उस लड़की की हालत देखकर मेरा दिल भर आया। उसकी आंखों में वही डर और वही दर्द था जो कभी मेरी आंखों में था। उसके माता पिता उसके पास बैठे रो रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। वहाँ मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें बार-बार यही कह रहा था कि सामने वाले बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उन्हें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ये सुनते ही मुझे अपने साथ हुई घटना याद आ गई, जब मुझे भी इसी तरह डराने की कोशिश की गई थी। मैं तुरंत उस इंस्पेक्टर के पास गई और सख्त आवाज़ में कहा कि हमारा काम लोगों को डराना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी जांच और कार्रवाई ज़रूर होगी। मेरे इतना कहते ही वहाँ का माहौल बदल गया। मैंने उस लड़की के माता-पिता को भरोसा दिलाया कि कानून उनके साथ है और उन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जब जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे कई बातें सामने आने लगी और जिन लोगों पर शक था उनके नाम भी सामने आ गए। उन नामों को सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि वे वही लोग थे जिन्हें मैं कई साल पहले देख चुकी थी। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन चेहरे पहचानने में मुझे देर नहीं लगी। अब वे बड़े घरों के बिगड़े हुए युवक बन चुके थे, लेकिन उनकी आदतें शायद नहीं बदली थी। उस पल मुझे लगा जैसे किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है अपने कर्तव्य को निभाने का, उन लोगों को कानून के सामने लाने का जिन्होंने कभी दूसरों की ज़िंदगी को हल्के में लिया था। मैंने उन्हें तुरंत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और सबूत इकट्ठा करने लगी। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह उस लड़की को न्याय मिले और अपराधियों को उनके किए की सज़ा कानून के अनुसार मिले। मेरे अंदर का डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी वजह एक दृढ़ निश्चय ने ले ली थी। अब अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगी। जांच आगे बढ़ने लगी तो कई ऐसे सबूत सामने आने लगे जिनसे मामला और साफ होता जा रहा था। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर हर छोटे-बड़े पहलू की जांच की क्योंकि मैं जानती थी, अगर इस बार कोई गलती हुई तो अपराधी फिर से बच निकलेंगे। जिन 3 युवकों के नाम सामने आए वे प्रभावशाली परिवारों से थे। उनके पिता समाज में बड़ी पहचान रखते थे, इसलिए शुरू में से ही कई तरह के दबाव आने लगे। कभी फ़ोन के ज़रिए समझाने की कोशिश होती, कभी यहाँ कहाँ जाता कि मामले को शांत कर देना ही बेहतर होगा। लेकिन अब मैं वह लड़की नहीं रही जो डर कर चुप हो जाती थी। मेरे लिए यह सिर्फ़ एक केस नहीं था, बल्कि यह उस विश्वास की लड़ाई थी जो लोगों को कानून से होना चाहिए। मैंने साफ शब्दों में कहा, सबको यही जवाब दिया कि जांच कानून के अनुसार ही होगी, बढ़ेगी और जो भी सच होगा वही सामने आएगा। कुछ ही दिनों के अंदर पर्याप्त सबूत इकट्ठे हो गए और हमने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया तो उनके परिवार वाले बहुत गुस्से में थे। वे तरह-तरह की बातें कह रहे थे, लेकिन कानून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और मामला अदालत तक पहुंच चुका था। अदालत में सुनवाई के दौरान कई गवाह सामने आए और धीरे-धीरे सच सबके सामने आने लगा। पीड़ित लड़की ने भी हिम्मत करके अपना बयान दिया। उसकी आवाज़ में डर ज़रूर था, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई साफ झलक रही थी। अदालत में बैठे कई लोग उसकी हिम्मत देखकर भावुक हो गए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अगर एक व्यक्ति भी सच के साथ खड़ा हो, तो बहुत कुछ बदल सकता है। सुनवाई कई महीनों तक चली। इस दौरान कई बार कोशिश की गई, मामला कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन हर बार सबूत और गवाही सच्चाई को मजबूत बनाते रहे। आखिरकार वह दिन आया, जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा कि समाज में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। अपराध करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। अदालत के फैसले में उन तीनों युवकों को कठोर सजा सुनाई गई। जब यह फैसला सुनाया गया, तो अदालत कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। पीड़ित लड़की के माता-पिता की आंखों में रात के आंसू थे और मैं भी अंदर ही अंदर एक अजीब-सी शांति महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कई सालों से मेरे दिल पर रखा एक भारी पत्थर धीरे-धीरे हट रहा हो। अदालत से बाहर निकलते समय वह लड़की मेरे पास आई और बोली, "अगर उस दिन आपने उसे हिम्मत
नदी होती तो शायद वह कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसकी बात सुनकर मुझे लगा मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ समय बाद जब मैं अपनी ड्यूटी के सिलसिले में एक मंदिर के पास तैनात थी तो मेरी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो व्हीलचेयर पर बैठा था और ज़रूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े बांट रहा था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति रोने लगा और भगवान से माफ़ी मांगने लगा। वह कह रहा था कि उसने अपनी जवानी में बहुत बड़ी गलती की थी और उस गलती का बोझ उसे सालों से चैन से जीने नहीं दे रहा। उसकी आवाज़ में पछतावा सा महसूस हो रहा था। मैं कुछ दूर पर खड़ी ये सब सुन रही थी और अचानक मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी सज़ा वही पछतावा होता है जो उसे ज़िंदगी भर चैन से जीने नहीं देता। उस पल मुझे अपने जीवन की बीती हुई कई साल याद आए, लेकिन अब मेरे दिल में पहले जैसी आग नहीं थी बल्कि एक अजीब-सी शांति थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन यही सोचा कि शायद यही न्याय का असली अर्थ है। समय हर किसी को उसके कर्मों का फल ज़रूर देता है। उस दिन मैं ड्यूटी खत्म करके वापस लौट रही थी तो मेरे मन में एक ही बात बार-बार आ रही थी कि ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर इंसान हिम्मत और सच्चाई का साथ नहीं छोड़े तो एक दिन न्याय ज़रूर मिलता है। मेरी कहानी का मकसद भी यही है कि अन्याय के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ खड़े होकर सच का साथ देना ही असली ताकत है। और जब इंसान अपने डर को ताकत में बदल दे लेता है, तो वही ताकत समाज में बदलाव की वजह बनती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।